हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विकास सिंह फ्रॉम सिग्नम क्लासेस पुणे विमान नगर। और आज मैं आप सभी आईसीएसई 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को मैथमेटिक्स का सर्कल यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सर्कल का डेफिनेशन से। क्या होता है भाई सर्कल का डेफिनेशन? तो सर्कल कलेक्शन होता है पॉइंट्स का, इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन होता है। लेकिन कंडीशन ये है कि उन सारे पॉइंट का जो डिस्टेंस है किसी फिक्स पॉइंट से बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे एक ए पॉइंट हो गया, यहाँ पे बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट। अब इन सारे पॉइंट का डिस्टेंस अगर आप इस फिक्स पॉइंट ओ से लेते हो तो ये सारे डिस्टेंसेस आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल होता है तो इन सारे पॉइंट के कलेक्शन को हम क्या बोल देंगे? सर्कल बोल देंगे। अब ये जो फिक्स पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, फिक्स पॉइंट ओ की, दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल। दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल। और ये जो फिक्स डिस्टेंस है दैट इज, यहां पे ओ ए डिस्टेंस ले लो, ओ बी डिस्टेंस ले लो, ओ सी डिस्टेंस ले लो या ओ डी डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंसेस आपस में इक्वल होंगे या कांस्टेंट होंगे। और इस फिक्स डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? द फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ सर्कल। द फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सर्कल का दो बेसिक पार्ट होता है। सर्कल का अपना एक सेंटर होता है और अपना एक रेडियस होता है। रेडियस इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, उससे आप बहुत सारी चीजें डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, दो सर्कल आपस में कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रैंगल पढ़ा, तो दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब दोनों का रेडियस इक्वल होगा। अगर किसी दो सर्कल का रेडियस आपस में इक्वल है, मतलब दोनों इक्वल सर्कल या कॉन्ग्रुएंट सर्कल होगा, तो सर्कल मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, इसके साथ में एक और चीज आपको पता होना चाहिए जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। नेक्स्ट पार्ट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस का मीनिंग क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ए दिस इज नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। दिस इज नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ सर्कल, और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। और एक और बेसिक पार्ट आपको पता होगा, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो कुछ बेसिक चीजें थी जो डिस्कस करना जरूरी था। ठीक है, मुझे लगता है आप सभी बच्चों को ये आराम से पता होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सर्कल का डेफिनेशन हमने देख लिया। अब 1 बाई 1 करके ना इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है इंटीरियर एक्सटीरियर टू द सर्कल। ठीक है, चलो अब एक हमें सर्कल बना लेना चाहिए। ठीक है भैया, बना लिया। ये रहा सर्कल का सेंटर, ये रहा सर्कल का सेंटर। ठीक है, अभी देखो ये एक सर्कल है, इसकी अपनी एक बाउंड्री है। ठीक है, पॉइंट या बहुत सारे पॉइंट अगर सर्कल की इस बाउंड्री के अंदर में लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर टू द सर्कल। कोई ऐसा पॉइंट है जो बिल्कुल सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑन द सर्कल। और अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के इस बाउंड्री के बाहर में है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर टू द सर्कल। ठीक है, चलो मैंने पी पॉइंट ले लिया बच्चा, ये सर्कल के बाउंड्री के अंदर में है तो इंटीरियर में आ गया। क्यू पॉइंट ले लिया, ये बिल्कुल सर्कल के ऊपर है। और मैंने एक आर पॉइंट ले लिया, इस सर्कल के बाउंड्री के बाहर है तो हम इसे क्या बोल देंगे? एक्सटीरियर टू द सर्कल। ठीक है, एक इसका एक और देखने का नजरिया है। मान लो ओ और पी को आप मिला लो, ओ और क्यू को मिला लो। ठीक है, और यहां से मैंने ओ और आर को ज्वाइन करा दिया। ठीक है, एक और मैंने यहां पे ऐसे ले लिया, एक ए पॉइंट ले लिया और मैंने इसे रेडियस ऑफ सर्कल बोल दिया। ठीक है, तो अभी देखिए कोई भी ऐसा पॉइंट जिसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से कम हो तो उसे हम क्या बोल देंगे? वो इंटीरियर टू द सर्कल है। आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपने कोई एक पॉइंट ले लिया इस प्लेन पे, आप उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करा दो और रेडियस के साथ कंपैरिजन करो। अगर उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से कम आता है तो इंटीरियर टू द सर्कल हो गया। ठीक है, फिर उस पॉइंट का डिस्टेंस, फिर उस पॉइंट को ओ से मिला दो। जैसे क्यू को मैंने ओ के साथ मिला लिया और क्या देख रहा हूं मैं? ये तो बिल्कुल रेडियस के इक्वल है तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? ऑन द सर्कल। ठीक है, फिर मैंने ओ और आर को ज्वाइन करा दिया। अब मैं क्या देख रहा हूं? ओ आर का डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ सर्कल तो हम क्या बोल देंगे? दिस इज एक्सटीरियर टू द सर्कल। दिस इज एक्सटीरियर टू द सर्कल। मुझे लगता है आप सभी बच्चों को बड़े आराम से समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लेना। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। दूसरा हमारा पॉइंट है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये भी आप बच्चों को पता होगा। यहाँ पे देखो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ना
मैंने 3 सर्कल बनाया है, लेकिन मेन मुद्दा है कि तीनों सर्कल का सेम सेंटर है। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल जिसके कॉमन सेंटर हो, उन सारे सर्कल को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। चलो भैया, अब मान लो कि मैंने इसका रेडियस R1 ले लिया, इसका रेडियस R2 ले लिया, इसका रेडियस R3 ले लिया। तो यहाँ 3 डिफरेंट सर्कल हैं जिसके अलग अलग रेडियाई है ना। तो इन सारे सर्कल्स को हम क्या बोल देंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट पार्ट पे जाऊं। ओके, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है, लंबा चौड़ा डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक बार देख लेना भाई, यहाँ पे आप देख, चलो एक यहाँ पे, चलो भाई ये हो गया PQRS। अभी मैं ऊपर की इन दोनों डायग्राम के बारे में डिस्कस करने वाला। देखो, ऊपर में एक सर्कल है क्या सर्कल? हाँ जी, यहाँ पे भी सर्कल है। ये जो पहला वाला सर्कल है, ये किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से होके पास कर रहा है, ठीक है। जो दूसरा सर्कल है वो किसी स्क्वायर के चारों वर्टाइसेस के थ्रू पास कर रहा है। तीसरा जो सर्कल है वो किसी पेंटागोन के 5 वर्टाइसेस से पास कर रहा है। जो नेक्स्ट वाला सर्कल है, मुझे लग रहा है ये भी एक पॉलीगॉन है, उसके वर्टाइसेस से पास हो रहा है। तो ऐसा कोई सर्कल जो पॉलीगॉन के सारे वर्टाइसेस से होते हुए पास करे, वैसे सर्कल को हम सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बोलते हैं। और उस सर्कल के सेंटर को हम क्या बोलते हैं बच्चा? उस सर्कल के सेंटर को हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। क्या बोलते हैं हम? सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कम सेंटर। आ रही है बात में? A circle that passes through all the vertices of a polygon is known as circumscribed circle. The center of circumscribed circle is called circumcenter and polygon is called inscribed polygon. अब जो पॉलीगॉन है वो सर्कल के अंदर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? inscribed polygon. आई होप आप सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है। एक ऐसा सर्कल जो पॉलीगॉन के सारे वर्टाइसेस से होते हुए पास करे, और उसके सेंटर को हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? सर्कम सेंटर। अच्छा, इस सेंटर का तुम डिस्टेंस यहाँ से मेजर करोगे तो ये सारे डिस्टेंसेस आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। OP इक्वल्स टू OR इक्वल्स टू OQ इक्वल टू OS। यहाँ से भी OA, OB और OC, इनका डिस्टेंस आप मेजर करोगे तो सारे डिस्टेंसेस आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इंस्क्राइब्ड सर्कल। तो इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है? अब देखो, यहाँ पे जो पहला पार्ट है इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक ट्रायंगल बना हुआ है। ओके, अब ये जो सर्कल है, इस ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करते हुए पास कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे जो सर्कल है ये स्क्वायर के चारों साइड को टच करते हुए पास कर रहा है। तो कोई भी ऐसा सर्कल जो पॉलीगॉन के सारे साइड को टच करते हुए पास हो जाए, वैसे सर्कल को हम इंस्क्राइब्ड सर्कल बोलते हैं। पढ़ लो एक बार डेफिनेशन। अ सर्कल दैट टचेस ऑल द साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन is called inscribed circle. The center of inscribed circle is called incenter. अब इस केस में हम इसके सेंटर को क्या बोल देंगे? incenter. क्या बोल देंगे हम? incenter of the circle, ठीक है। ये तुम्हारा incenter है। और पॉलीगॉन को हम क्या बोलते हैं? circumscribed polygon. circumscribed polygon, ठीक है। अब यहां से भी तुम डिस्टेंस अगर मेजर करोगे तो ये सारे डिस्टेंसेस आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि भैया वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो वहां पे हम सेंटर को क्या बोलते थे? सर्कम सेंटर। यहाँ पे हम सेंटर को क्या बोलते हैं? इन सेंटर, ठीक है। अब जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाओगे, जेई वगैरह का प्रिपरेशन करोगे, तो वहां पे सर्कम सेंटर, इन सेंटर का बहुत बड़ा रोल है और वो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आना चाहिए। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब ये क्या होता है भाई? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कॉर्ड हम किसे बोलते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, ये सर्कल है, चलो मैं इसका सेंटर ले लेता हूं। यहाँ पे हो गया इस सर्कल का सेंटर। इस सेंटर का नाम हम O दे देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे सर्कल पे मैंने 2 पॉइंट बना लिए। इस पॉइंट का नाम मैंने A दिया और इस पॉइंट का नाम मैंने B दिया। तो A और B 2 ऐसे पॉइंट है जो सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने इन दोनों पॉइंट को क्या किया? एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। मैंने इन दोनों पॉइंट A और B 2 पॉइंट है जो दोनों सर्कल पे लाई कर रहे हैं, और मैंने इन दोनों पॉइंट को लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करा दिया। इसी लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ द सर्कल।
तो कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। अच्छा, एक और चीज है, आपको एक स्पेशल कॉर्ड के बारे में पढ़ाई करनी है, ठीक है। मैंने एक और कॉर्ड बना दिया, एक और कॉर्ड बना दिया। तो भैया यहाँ पे देख लो, यहाँ पे x एक पॉइंट है, y दूसरा पॉइंट है। x और y दो पॉइंट है जो सर्कल के सरकमफेरेंस पे है, यानी ऑन द सर्कल है, और मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा दिया। लेकिन ये जो लाइन सेगमेंट है एक्स वाई, वो सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है ना, सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। सो एक्स वाई इज अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, और ये सबसे बड़ा कॉर्ड होगा सर्कल में, ठीक है। ऐसा मतलब एक ही नहीं बना सकते हो, ऐसे बहुत सारे कॉर्ड बना सकते हो जो सर्कल के सेंटर से पास होता है, लेकिन वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, और उस कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर का भी डेफिनेशन तुम लिख सकते हो, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल is the longest chord, is the longest chord, longest chord which passes through the center of circle, which passes through, which passes through the center of circle, which passes through the center of circle। डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है जो किसी सर्कल के सेंटर से पास होता है। अच्छा, एक और चीज है, डायमीटर क्या होता है भैया? डबल ऑफ रेडियस होता है, डबल ऑफ रेडियस होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। हमारा अगला पॉइंट है लाइन एंड अ सर्कल, ठीक है। अब ये क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। सर्कल और लाइन के कॉम्बिनेशन के बारे में सोचना है बच्चों हमें। चलो, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक सर्कल बना लिया और मैं इसी को कॉपी पेस्ट करते जाऊंगा, ठीक है भाई। हाँ, एक और ले लेते हैं। डायग्राम बढ़िया होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। देखो, आपके सामने तीन सर्कल है, ठीक है। लेट अस से दैट इसका सेंटर O1 है, इसका सेंटर मैंने O2 ले लिया, एंड इसका सेंटर मैंने O3 ले लिया, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों के रेडियाई, मतलब तीन मैंने सर्कल ले लिया, ठीक है। तो सर्कल और लाइन के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, मैं बस आपको वो समझाना चाहता हूँ। कॉर्ड पता है लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट एक ऐसा चीज होता है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, बट लाइन एक ऐसी चीज होती है जिसका कोई इतना एंड पॉइंट नहीं होता है, वो दोनों डायरेक्शन में इंडेफिनेटली ट्रैवल करते रहता है, ठीक है। चलो, तो अभी ना हमें सर्कल और लाइन के बीच में क्या देना है, देखना है, रिलेशन देखना है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, एक सर्कल ले लिया और मैंने एक लाइन ले लिया, ठीक है। एक लाइन सर्कल के साथ क्या क्या कर सकता है? लाइन सर्कल को किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, या किसी एक सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए निकल सकता है, और तीसरा कंडीशन ये है कि सर्कल और लाइन के बीच में कोई रिलेशन ना हो। यही हो सकता है ना, रिलेशन बिटवीन सर्कल एंड लाइन। एक लाइन सर्कल को किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, राइट। ये लाइन है भैया, ठीक है। या जो हमारा एल लाइन है वो सर्कल को सिर्फ किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए पास हो जाए, या देयर इज नो रिलेशन बिटवीन लाइन एंड द सर्कल, ठीक है। तो अगर लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट ऑफ ए सर्कल। क्या बोलते हैं? सीकेंट। अगर लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए पास हो जाए तो उसे हम बोलते हैं टैंजेंट टू द सर्कल। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? टैंजेंट। और जिस पॉइंट पे टच करता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और अगर सर्कल और लाइन के बीच में कुछ रिलेशन है तो उसे हम कुछ नहीं बोलते। आया समझ में? चलो, एक बार वीडियो पॉज करके लिख लेना। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, ओके। अगला पॉइंट क्या है भैया? आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसके बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है। चलो, मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, एक सर्कल ले लिया। अब सर्कल के सेंटर को O नाम दे देते हैं। अब मैंने सर्कल पे दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट मैंने A ले लिया और दूसरा पॉइंट मैंने B ले लिया, ठीक है। A और B के बीच में ये जो कंटिन्यूअस पीस है, द कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल बिटवीन एनी टू पॉइंट इज नोन एज आर्क ऑफ द सर्कल।
समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे देखो ये मैंने कड़ा पहना हुआ है ना, कड़े पे मैंने एक यहाँ पे कट मारा, यहाँ पे कट मार के निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा? आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो मैंने इस सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट लिया ए और बी, एंड दिस कंटिन्यूअस piece of the circle between these 2 points A and B is known as arc of the circle. Arc of the circle. समझ में आ रही है बात? तो सर हम A से B ऐसे भी जा सकते हैं और हम A से B ऐसे भी जा सकते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, तो अगर आप A से B ऐसे जा सकते तो ये आर्क थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, और A से B अगर तुम ऐसे जा रहे हो तो आर्क थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। तो अगर ये छोटा दिख रहा है तो इसको हम माइनर आर्क का नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? माइनर आर्क। छोटा है तो माइनर और बड़ा है तो मेजर। बड़ा है तो इसका नाम क्या दे देंगे हम? मेजर आर्क। ठीक है, मेजर आर्क। ठीक है, तो इसका नाम हम कैसे देंगे? एक माइनर आर्क मिला, एक माइनर आर्क मिला। ठीक है, चलो इसका नाम ए बी दे दिया। ठीक है, दूसरा हमें मिल गया मेजर आर्क। मेजर आर्क, मेजर आर्क। अब मेजर आर्क भी तो ए से बी तक ही है। ठीक है, तो आप सिर्फ आर्क, अच्छा आर्क को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ आप इतना लिख के छोड़ दोगे ना यहाँ बिना माइनर और मेजर मेंशन किए हुए, तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी कि तुम माइनर आर्क के बारे में बात कर रहे हो या मेजर आर्क के बारे में। तो हमें क्या करना पड़ता है ना, इनके बीच में एक पॉइंट ले लेना होता है। चलो मैंने एक पॉइंट यहाँ P ले लिया और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बीच में Q ले लिया। अब देखना, अब थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। माइनर आर्क लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? ए पी बी, और मेजर आर्क हमें लिखना है तो हम क्या लिख देंगे? ए क्यू बी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो 2 पॉइंट लेने से और उनके बीच में ऐसे मिला देने से क्या बनता है? आर्क बनता है। वैसे आर्क बहुत तरीके से बन सकता है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये मैंने एक सर्कल ले लिया, यहाँ पे मैंने इस सर्कल का सेंटर ले लिया। सेंटर से अगर मैं 2 रेडियाई भी बनाता हूँ, ठीक है, तो 2 रेडियस के कारण भी क्या होता है? एक आर्क बन जाता है। अगर मान लो फिर से मैंने एक सर्कल ले लिया, इसका मैंने सेंटर ले लिया, ठीक है, और अगर मैं एक कॉर्ड बना देता हूँ, मान लो कि ए बी करके मैंने एक कॉर्ड बनाया, तो इस कॉर्ड के कारण भी एक माइनर आर्क यहाँ बन जाएगा और एक मेजर आर्क यहाँ पे बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? इस दोनों रेडियाई के कारण भी एक माइनर आर्क बना और एक मेजर आर्क बना। मुझे लगता है आप सभी बच्चों को आराम से समझ में आया होगा, है ना? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चले। हाँ, लिख लेना एक बार वीडियो पॉज करके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। क्या है भैया? सेक्टर ऑफ ए सर्कल। बड़े ध्यान से सुनो। ठीक है, चलो भाई, ये मैंने एक सर्कल ले लिया। ठीक है, चलो इस सर्कल का क्या लेते हैं? सेंटर पहले लोकेट कर देते हैं। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अब मैंने क्या किया? मैंने एक रेडियस ले लिया ओ ए और मैंने दूसरा रेडियस ले लिया ओ बी। मैंने एक ओ ए रेडियस ले लिया और मैंने दूसरा रेडियस क्या ले लिया? ओ बी। ठीक है, तो ओ ए और ओ बी रेडियस के कारण नीचे में मुझे एक माइनर आर्क मिल गया। क्या मिल गया मुझे? एक माइनर आर्क मिल गया, है ना? अब देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है, ए माइनर आर्क मिल गया। अब ड्यू टू दिस रेडियस ओ ए ओ बी एंड माइनर आर्क ए बी, एक ना यहाँ पे देख रहे हो ना, एक सेक्टर जैसा क्रिएट हो रहा है। एक सेक्टर जैसा क्रिएट हो रहा है। इसी सेक्टर को आप क्या बोलते हो? माइनर सेक्टर। ठीक है, क्या बोलते हो? माइनर सेक्टर। और जो ऊपर का पार्ट है, जो अनसेडेड रीजन है, उसे हम मेजर सेक्टर बोलते हैं। दिस इज माइनर सेक्टर, दिस इज माइनर सेक्टर एंड दिस पार्ट इज मेजर सेक्टर। दिस पार्ट इज मेजर सेक्टर। ठीक है, तो सेक्टर सर्कल में 2 टाइप के होते हैं। एक होता है माइनर सेक्टर और दूसरा क्या होता है बच्चों? दूसरा होता है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कि सेक्टर क्या होता है, आर्क क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है ना? तो थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ लो। ओके, तो नीचे वाला जो शेडेड पार्ट है वो माइनर, जो कि छोटा सा दिख रहा है। ऊपर वाला क्या हो गया? मेजर सेक्टर। आप अपने बर्थडे में क्या करते हो? गोल वाला केक लाते हो और क्या नाइफ से उसको कट करते हो ना, एक इधर से कट मारते हो, एक इधर से, और फिर निकाल के खाते हो। तो क्या हो गया? आप छोटा सा माइनर सेक्टर खाते हो। मेजर सेक्टर क्या होता है? वो बच जाता है। ठीक है, आप इसको भी कॉपी कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। अच्छा, एक काम करना, मैं ना कंटिन्यूअसली पढ़ाते जाता हूँ, आप वीडियो लेक्चर देख लो। और जैसे
यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा का पूरा लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उस पर हाई करना, मैं आपको ये नोट्स शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपको कहीं किसी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली व्हाट्सएप करो, आपको जो भी लेक्चर से रिलेटेड नोट्स, अगर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर भी चाहिए वो भी मैं आपको उस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू शेयर कर दूंगा। ओके, चलो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है भाई साहब? अब देखिए, हमने एक फिर से सर्कल ले लिया, ठीक है, सर्कल ले लिया। अब सर्कल लेने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक आर्क कॉर्ड बना लिया, एक क्या बना लिया, कॉर्ड बना लिया। ओके, इस कॉर्ड के दो एंड पॉइंट्स हैं, ए और बी। अच्छा बच्चों एक बात बताना, इस कॉर्ड के कारण आपको नहीं लग रहा है क्या कि ये सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है फिर से? एक नीचे का पार्ट है और एक कहाँ का पार्ट है, ऊपर का पार्ट है। ये नीचे का जो सेगमेंट है उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और जो ऊपर का पार्ट है, जो ऊपर का पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। ऊपर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। हाँ जी, तो कॉर्ड बनाने के कारण सर्कल में सेगमेंट क्रिएट होता है, और सेगमेंट दो टाइप का होता है, माइनर एंड मेजर सेगमेंट, माइनर एंड मेजर सेगमेंट, माइनर एंड मेजर सेगमेंट। ठीक है, आया समझ में सबको? अभी नेक्स्ट पार्ट पे चलें। ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है? तो द माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर कॉल्ड द ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ द, है ना? आपने सर्कल में कॉर्ड बनाया, उसके कारण दो सेगमेंट क्रिएट हुआ, एक माइनर एक मेजर, दोनों को हम ऑल्टरनेट सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज है जो हमें समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट पे चले। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने एक सर्कल ले लिया और मैं क्या करता हूं, इसके सेंटर से तो रेडियस बना लेता हूं। तो सुनो बच्चों, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, OA एंड OB आर द रेडियाई ऑफ सर्कल। OA और OB रेडियाई के कारण नीचे में एक माइनर आर्क बन गया। क्या बन गया? माइनर आर्क। अब ये जो माइनर आर्क है वो सेंटर पे एक सेंट्रल एंगल सबटेंड करता है। क्या सबटेंड करता है? सेंट्रल एंगल। माइनर आर्क, माइनर आर्क के क्या है, दो एंड पॉइंट है ना, ए एंड बी, समझो। तो ए पॉइंट से एक लाइन ओ तक गया, बी पॉइंट से लाइन ओ तक गया। तो ये जो माइनर आर्क ए बी है वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। सो सेंट्रल एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो क्या सर मेजर आर्क भी सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड कर रहा होगा? हाँ जी बच्चों, बिल्कुल कर रहा होगा, और उसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। सेंट्रल एंगल क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क, माइनर आर्क। ठीक है, और जो रिफ्लेक्स एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय मेजर आर्क ऑफ द सर्कल, सबटेंडेड बाय मेजर आर्क ऑफ द सर्कल, मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, समझ में आया? तो जो हमारा आर्क होता है, सर्कल में दो आर्क होते हैं, माइनर आर्क सेंटर पे सेंट्रल एंगल बनाता है और मेजर आर्क रिफ्लेक्स एंगल बनाता है। फॉर एग्जांपल, अगर माइनर आर्क सेंटर पे 100 डिग्री का एंगल बना रहा है तो मेजर आर्क कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 माइनस 100 दैट इज 260 डिग्री। ओके, नेक्स्ट पे जाऊं। ओके, तो सर्कल से रिलेटेड जितनी बेसिक चीजें थी वो हमने कवर अप कर लिया। अब हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपके पहले एक्सरसाइज, आपके टेक्स्ट बुक के फर्स्ट एक्सरसाइज में टोटल 5 थ्योरम्स है। उन सारे थ्योरम्स, उनके प्रूफ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। तो पहला थ्योरम क्या है बच्चे? पहला थ्योरम ये है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, तो जो थ्योरम में लिखा गया है उसका ना एक बार हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। चलो, ये रहा हमारा सर्कल और ये रहा हमारा कॉर्ड। ठीक है, O is the center of circle and AB is the chord। यही गिवन है।
द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो देखो गिवन क्या है भाई, इन सर्कल सी विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ये देखो एक लिखने का तरीका होता है, ठीक है। हमारा सी सर्कल का नाम है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है। ए बी इज द कॉर्ड, ए बी इज द कॉर्ड। ओके, इतना तो क्लियर है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। अब देखो सेंटर ऑफ सर्कल से इस ए बी कॉर्ड को आप क्या कर दीजिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है भैया, कर दिया। और इस पॉइंट का नाम दे दो पी। तो और क्या गिवन है कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी। अब आपको प्रूफ ये करना है, प्रूफ ये करना है कि ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया ये कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। दैट इज हमें ये प्रूफ करना है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, या इन अदर वर्ड्स हमें ये प्रूफ करना है कि AP इज इक्वल टू BP। तो इस थ्योरम का क्या कहना है बच्चों, कि अगर आप सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो वो परपेंडिकुलर आपके कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, चलो बड़ा इजी है। ठीक है, क्या करेंगे भाई, प्रूफ करने के लिए हम अभी O से A को ज्वाइन करा देंगे और O से B को ज्वाइन करा देंगे। अब ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया ताकि हमारे पास दो ट्रायंगल क्रिएट हो जाए, ट्रायंगल OPA और ट्रायंगल OPB। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें AP और BP को इक्वल प्रूफ करना है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो CP से AP और BP क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देख लो भाई क्या क्या डेटा दिया हुआ है। तो ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OBP, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। अब सुनो, ट्रायंगल OPA में एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB है। ओके, OA इक्वल टू OA है। अच्छा, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों था, क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री का है। OA और OB आपस में क्यों इक्वल है, OA और OB आपस में इसलिए इक्वल है क्योंकि ये दोनों रेडियाई हैं, सर्कल के दोनों रेडियस है, आपस में इक्वल होंगे ही। और साथ में एक चीज और देखना, OP और OP भी आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई, क्योंकि ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल के बीच में। ठीक है, तो अभी देखो ये राइट एंगल मिल गया, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस, दोनों हाइपोटेनियस इक्वल है और साथ में एक कॉमन साइड भी इक्वल है। तो क्या आप बोल सकते हो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP, दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गया। तो बाय CP/CT वी कैन से दैट AP is equal to BP, which proves that this perpendicular bisects the chord AB. Easy था। कॉन्ग्रुएंसी तो पता होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी के जितने भी क्राइटेरिया है, साइड 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 हो, है ना, एंगल साइड एंगल हो, एंगल एंगल साइड हो, RHS हो, ठीक है, या साइड एंगल साइड हो, ये पांचों क्राइटेरिया बिल्कुल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो उसकी मदद से, क्योंकि ट्रायंगल में बहुत ज्यादा यूज होना है, क्या होता है कि ट्रायंगल में कुछ पार्ट्स को इक्वल प्रूफ करना होता है, उसके लिए हमें ट्रायंगल सर्कल में, तो उसके लिए हमें ट्रायंगल क्रिएट करना होता है। फिर ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं और फिर बाय CP/CT से लिख देते हैं जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक है, आई होप आप सारे बच्चों को समझ में आया होगा कि सेंटर से अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। नेक्स्ट पार्ट पे जाऊं, जो दूसरा थ्योरम है ये क्या है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। ए थ्योरम 1 का कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। इसका क्या कहना है कि ये मान लीजिए भाई सर्कल है, ये आपका कॉर्ड है, ये आपका कॉर्ड, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब इस कॉर्ड का मिड पॉइंट तुम ले लो P, लेट अस से दैट P इज द मिड पॉइंट। O और P को आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, इस थ्योरम का क्या कहना है कि अगर सेंटर ऑफ सर्कल और कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो जो OP लाइन बनेगा वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा। यानी हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ए है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB, P इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB एंड हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, यानी हमें ये प्रूफ करना है कि OPA या OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे हम,
ओ और ए को फिर से ज्वाइन कर देंगे, ओ और बी को फिर से ज्वाइन करेंगे। देखो प्रूफ करना है तो हमें ट्रायंगल का हेल्प तो लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ओ पी ए फिर से ले लेते हैं एंड ट्रायंगल ओ बी बी, दोनों ट्रायंगल ले लिया। अब सुनिए, ट्रायंगल ओ ए पी का ओ ए साइड ओ बी के इक्वल है, ओ पी कॉमन हो गया, ठीक है, ओ पी कॉमन हो गया, राइट। और ए पी इक्वल टू बी पी, एक क्वेश्चन में ही गिवन है, थ्योरम में ही गिवन है, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और बाय सीपीसीटी वी कैन से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके चलो, तो इन ओपीए साइड ओए इक्वल्स टू साइड ओबी, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। ओपी इक्वल्स टू ओपी कॉमन, ठीक है, कॉमन हो गया। साथ में हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी पी, क्यों, क्योंकि ये गिवन है। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्रायंगल ओपीए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओबीपी। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देन वी कैन राइट दैट बाय सीपीसीटी एंगल ओपीए इज इक्वल टू एंगल ओपीबी, दोनों एंगल इक्वल हो गए। चलो लेट अस से दैट इन दोनों एंगल का मेजरमेंट x। तो अच्छा एक और बात बताओ, अगर ए बी कॉर्ड है दैट मींस ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, ए पी बी इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर होता है, दैट इज एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ पी बी, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर है और हमने x ले लिया है, तो यहां से 2x इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो क्या आप बता सकते हो x का वैल्यू 90 डिग्री आ गया क्या, देखो हो गया, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। बड़ा इजी है, दोनों थ्योरम बहुत बहुत इजी है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। पहला वाला थ्योरम था कि अगर OP परपेंडिकुलर टू AB है तो O AB को बाइसेक्ट करेगा, और दूसरा थ्योरम ये है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB, देन OP विल बी परपेंडिकुलर टू AB। आई होप आप सभी बच्चों को ये दोनों थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इनका प्रूफ भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट थ्योरम पे चलें। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अरे ये भी बड़ा प्यारा सा थ्योरम है, ठीक है। इसमें मैं गिवन वगैरह करके नहीं लिखूंगा, है ना, डायरेक्टली प्रूफ कर दूंगा। इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। चलो भाई पहले तो दो कॉर्ड ले लेते हैं। चलो एक मैंने ए बी कॉर्ड ले लिया और यहां से मैंने सी डी कॉर्ड ले लिया, मैंने दो कॉर्ड ले लिया। एक कॉर्ड का नाम मैंने दे दिया ए बी, दिस इज योर ए बी कॉर्ड एंड दिस इज योर सी डी कॉर्ड। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। चलिए भैया, तो गिवन में ऐसा है, गिवन में ऐसा है कि कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, और हमें प्रूफ ये करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि इन दोनों कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा, कॉर्ड का डिस्टेंस तुम्हें सेंटर से निकालना है, तो जो डिस्टेंस होता है दैट शुड बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझना, जैसे ये लाइन है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का हमें डिस्टेंस पता करना है। तो देखो तुम चाहो तो ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस लाइन। नो, ये एक्चुअल डिस्टेंस नहीं होता है, जो मेन डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। कभी भी किसी भी दो लाइन के बीच में या एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो आप हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालेंगे। तो यहां भी क्या बोल रहा है कि तुम्हें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, यानी हमें सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। लेट OP इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड दिस कॉर्ड, एंड लेट OQ इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस सेंटर एंड दिस कॉर्ड, ठीक है। ओके, OP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड मैंने लिख दिया OQ इज परपेंडिकुलर टू CD। हमें ये प्रूफ करना है, सॉरी अभी ना इसको ऐसे, हमें प्रूफ ये करना है ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज OP और OQ दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने O और A को ज्वाइन करा दिया, मैंने O और A को ज्वाइन करा और मैंने O और C को ज्वाइन कर दिया बच्चों ज्वाइन, ठीक है। अच्छा एक बात बताना,
इट इज गिवन दैट कॉड ए बी इज इक्वल टू कॉड सी डी, राइट। ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है। तो अगर मैं दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी ये दोनों आपस में इक्वल होगा। हाँ जी, बिल्कुल इक्वल होगा। तो ए बी का हाफ, तुम चाहो तो एपी भी लिख सकते हो, बीपी भी लिख सकते हो, क्योंकि आपने सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, आपने सेंटर से सीडी पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। तो यहाँ पे पी मिड पॉइंट होगा, यहाँ पे क्यू मिड पॉइंट होगा। तो पी अगर मिड पॉइंट है तो आप चाहो तो ए बी का हाफ एपी लिख सकते हो या बीपी लिख सकते हो, बट हमें तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ए बी का हाफ हम एपी लिखेंगे और सी डी का हाफ हम सी क्यू लिखेंगे। तो यहाँ से एपी और सी क्यू आपस में इक्वल हो गए। अब चलो भाई साहब, अब हम दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ क्यू सी। ओ पी ए, ओ क्यू सी। तो सबसे पहले एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू सी लिख लेते हैं, क्यों, इच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ओ ए इक्वल टू ओ सी लिख देते हैं, रेडियाई है, आपस में इक्वल होगा ही। और कुछ इक्वल है क्या, अच्छा, ए पी इक्वल टू सी क्यू, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए कहां से मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो अभी क्या बोलेंगे, राइट एंगल, इसके सामने हाइपोटेनियस, दोनों हाइपोटेनियस इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और राइट एंगल दोनों इक्वल है। तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया वी कैन से दैट ट्रायंगल ओपीए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओक्यूसी। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है आपस में, then by CPCT we can say that OP is equal to OQ। और हमारा टारगेट भी तो यही था कि हमें ये प्रूफ करना था कि दोनों कॉर्ड का सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होगा, प्रूफ कर दिया। OP is the distance of chord AB from the center and OQ is the distance of chord CD from the center and they must be equal to each other if chords are equal, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। ओके, आई होप ये थ्योरम और इसका प्रूफ भी आप बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चले। अच्छा, थ्योरम नंबर 4, ये थ्योरम थर्ड का क्या है, कन्वर्स, ठीक है। थ्योरम थर्ड का कन्वर्स है। मैं इसको प्रूफ नहीं करूंगा, प्रूफ आपको करना एज ए होमवर्क घर पे। हाँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे क्या कहना है कि अगर ए बी और सी डी कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है, देन दिस टू कॉर्ड्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। हो गया ना कन्वर्स, ठीक है। देखो, ए बी एक कॉर्ड है, सी डी दूसरा कॉर्ड है, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस सेंटर से ओपी हो गया और सी डी का डिस्टेंस ओ क्यू हो गया। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, इफ ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू देन prove that chord AB is equal to chord CD। बच्चों, ये आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करके खुद से प्रूफ करोगे, ठीक है, और फिर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो क्या होता है मैं बता देता हूं कि अगर किसी दो कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है, दैट मींस वो दोनों कॉर्ड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये थ्योरम बड़ा काम आएगा। कभी भी दो कॉर्ड को इक्वल प्रूफ करना है तो उनका सेंटर से इक्वल डिस्टेंस प्रूफ कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। आई बात समझ में। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, इसको ना वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो या एज ए होमवर्क इसको रखो, ठीक है। हाँ जी, तो अभी क्या हो गया, सारे बेसिक पार्ट्स कवर अप हो गए, चारों थ्योरम हो गया। सबसे लास्ट वाला 5वां थ्योरम है वो बिल्कुल लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा। अभी ना हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन मैंने एक ही स्लाइड पे ले लिया क्योंकि बड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम मैं इतना एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको पाइथागोरस थ्योरम आता होगा, ठीक है। चलो भाई, सर्कल बना लेते हैं पहले, ठीक है। उस क्वेश्चन के लिए भी एक सर्कल लगेगा, पहले ही बना लेते हैं। अच्छा, क्या बोला, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्कल। एक कॉर्ड हमें बनाना पड़ेगा। चलो, मैंने एक कॉर्ड बना लिया। लेट अस से दैट AB इज द कॉर्ड, AB is the chord, O is the center of circle, okay। A chord of length 6 centimeter is drawn in a circle of radius 5 centimeter. Calculate its distance from the center of circle। अब देख, यहां पे क्या गिवन है बच्चा, यहां पे गिवन ये है कि chord AB का लेंथ हो गया 6 सेंटीमीटर
और तुम्हें इस कॉर्ड ए बी का डिस्टेंस पता करना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। चलो, तो सेंटर ऑफ सर्कल से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, यही डिस्टेंस होगा ना, ओपी इज द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, और हमें वही पता करना है, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, और हमें पता ये करना है कि ओपी का वैल्यू क्या होगा। मुझे लगता है आप बच्चे फटाफट सॉल्व कर भी दिए होंगे, ठीक है, क्योंकि बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो भाई देखो, ए बी अगर 6 सेंटीमीटर है और हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ए बी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ए बी 3 सेंटीमीटर हो गया। ओ और ए को आप ज्वाइन कर दीजिए, ए हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको ओपी का वैल्यू निकालना है। अरे भाई, कितने बच्चों ने तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा दिया होगा, 3 4 5 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, और ओपी का वैल्यू 4 हो गया। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो प्रॉपर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओपीए ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओए स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ओपी स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, सो दिस इज 16, तो ओबी का वैल्यू हो जाएगा, ओबी का वैल्यू होगा अंडर रूट 16, दैट इज 4 सेंटीमीटर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, हमें एक कॉर्ड बना लेना होगा, क्वेश्चन पर लेना बच्चों, कॉर्ड बनाना ही होगा, है ना। लेट, इसमें ले लेते हैं, यहाँ पे इस पर पी क्यू, कॉर्ड का नाम पी क्यू रख देते हैं, ठीक है। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, पी क्यू कॉर्ड का लेंथ है 8 सेंटीमीटर। A chord of length 8 cm is drawn at a distance of 3 cm from the center of circle. इस PQ chord का जो डिस्टेंस है, let us say that this point is A, OA का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, हमें इस बार क्या करना है, रेडियस पता करना है। भैया PQ 8 सेंटीमीटर है, बताना PA कितना हो जाएगा, PA या AP हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, OA ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AP 4, OA 3, OA का वैल्यू 3, तो क्या रेडियस हमारा 5 नहीं हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या लिख देंगे, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये हो गया 25। OP का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 25, सो द वैल्यू ऑफ OP इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से हमारा थ्योरम भी रिवाइज हो गया कि अगर सेंटर से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। यहाँ पे भी कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा था, फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया और हमने इसको दोनों क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दिया, ठीक है। आप चाहे तो अभी वीडियो पॉज करके लिख सकते हो या लेक्चर खत्म होने के बाद लिख लेना, ठीक है। मैं व्हाट्सएप पे पूरा नोट शेयर कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, AB and CD are two parallel chord. Okay. AB and CD are two parallel chord of a circle with center O such that AB equal to 6 cm and CD equal to 12 cm. तो भाई साहब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये सर्कल है जिसका सेंटर O है, AB and CD are the two parallel chord. AB 6 cm का है, CD 12 cm का है, ठीक है। The chords are on the same side of the center. The chords are on the same side of center, मतलब या तो सेंटर के दोनों नीचे है नहीं तो दोनों ऊपर है। मैंने इस डायग्राम पहले ही बना रखा था, दोनों कॉर्ड सेंटर के नीचे में है, दोनों पैरेलल है। अच्छा, ये कैसे डिसाइड होगा कि ए बी नीचे होगा सी डी ऊपर होगा, तो भैया सर्कल में एक थ्योरम है कि जो कॉर्ड सेंटर से जितना दूर होगा उसका लेंथ उतना कम होगा, ठीक है, और जो कॉर्ड सेंटर के जितना पास होगा उसका लेंथ उतना ही कम होगा, ठीक है। अगर कॉर्ड बड़ा है तो उसका सेंटर से डिस्टेंस छोटा होगा, और कॉर्ड छोटा है तो उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, बड़ा होगा। तो हियर द कॉर्ड AB is greater than chord AB is less than chord CD, ठीक है। तो AB सेंटर से दूर में होगा और CD सेंटर से पास में होगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो तुम्हें रेडियस ऑफ सर्कल पता करना है। तो हम क्या करते हैं, यहां से ना ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं दोनों कॉर्ड पे, ठीक है। लेट अस से दैट दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q, ठीक है। तो सुनो, डेटा 1 बाय 1 करके लिख लेना एक बार। यहाँ पे AB का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, CD का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। अगर AB 6 सेंटीमीटर का है तो AQ 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा, CD 12 सेंटीमीटर का है तो CP 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और PQ का वैल्यू भी कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर।
तो तुम्हें रेडियस पता करना है, ठीक है, रेडियस पता करना है। क्या करें बच्चों अभी, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां से ना ओ और सी को ज्वाइन करा देते हैं, ओ और ए को मैंने ज्वाइन करा दिया, ठीक है। ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। यहां पे मैंने लिख दिया 3 सेंटीमीटर, ओके, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैं ओपी को मैं क्या करता हूं, यहां पे लिख लेता हूं लेट ओपी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। अब ना, अभी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना, इन ट्रायंगल ओपीसी एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और हम इसको लिख सकते हैं OC स्क्वायर इज इक्वल टू CP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। OC हमारा रेडियस है, तो R स्क्वायर हो गया, CP क्या है भैया, CP है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और OP को मैंने x लिया है, तो x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल OQA एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां से हम लिख सकते हैं OA स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर। बिल्कुल लिख दिया हमने ऐसा, ठीक है, समझा क्या, इधर वाले ट्रायंगल में। तो OA क्या है, रेडियस है, तो R स्क्वायर हो गया। OQ क्या है भाई, तो देखो OP को मैंने x लिया था, PQ को मैंने 3 लिया, देन OQ इज x प्लस 3, तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और AQ का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इस सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करना है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आपको कैसे समझ में आया, भाई जो गिवन कंडीशन है, जो गिवन डेटा है, आप उसका यूज करो, थ्योरम का यूज करो। अब मुझे नहीं पता था आगे क्या होने वाला था, मैंने जो गिवन डेटा है उसका यूज किया, यूज करने के बाद मुझे 2 इक्वेशन मिले। दोनों में क्या देख रहा हूं, दोनों का LHS आपस में इक्वल है, तो अगर हम इक्वेट करेंगे तो दोनों का RHS भी तो आपस में इक्वल हो जाएगा। x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 36 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे होल स्क्वायर ब्रेक कर देना, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 36 प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6x 36 9 प्लस 9 18, इस साइड लेके आओ, 18 हुआ, 36 माइनस 18 इज 18, और यहाँ से x का वैल्यू निकल गया 3 सेंटीमीटर। x का वैल्यू कितना निकल गया बच्चे, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, मिल जाएगा आपका रेडियस, है ना। अगर हम इक्वेशन 1 को देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 R स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस x स्क्वायर, x कितना है 3 का स्क्वायर 36 प्लस 9, है ना, x का वैल्यू 3 ही तो आया है, 6 का स्क्वायर 36, हाँ 36 प्लस 9 45, R हो गया 45, सो R इज इक्वल टू अंडर रूट 45, R इज इक्वल टू अंडर रूट 45, ठीक है, ओके सही है, ओके अंडर रूट 45, तो 9 5 का 45, 3 रूट 5 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ओके आ रहा है समझ में। देखो आईसीएसई के जितने सारे मैं वीडियोस बना रहा हूँ या जो लाइव लेक्चर लूंगा मैथमेटिक्स का, और रुखसार मैम है बायो फैकल्टी हैं, मुशरफ सर हैं फिजिक्स फैकल्टी हैं, त्रिपुरारी सर केमिस्ट्री फैकल्टी हैं, तो ये सारे लेक्चर्स आपको सिग्नम क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे आएगा। लेकिन बच्चों एक और मैंने आईसीएसई के लिए डेडिकेटेड चैनल स्टार्ट किया है, ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ आईसीएसई। मेरे पास ना कुछ रिसर्च प्योर पवार पब्लिक स्कूल और माउंट सेंट पैट्रिक के बच्चे आते हैं, उन बच्चों ने मुझे सजेस्ट किया कि सर फ्रेंड्स ऑफ आईसीएसई चैनल का नाम रखो, और मैंने अलग चैनल क्यों बनाया सिग्नम क्लासेस से होके, क्योंकि सिग्नम क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे सीबीएसई 9 10 11 12 आईआईटी जेईई के भी वीडियोस हैं, तो आप बच्चों के लिए बिल्कुल एक अलग चैनल क्रिएट कर दिया जिसपे सिर्फ आईसीएसई 9 और आईसीएसई 10 के वीडियोस होंगे। तो अभी ये जो आपको वीडियो है वो मेरे दोनों चैनल पे आईसीएसई 9th मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, तो आप दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे, ठीक है। मैं नेक्स्ट पे जाऊं, ओके नेक्स्ट क्या है भाई, पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई किया करो। इन द फॉलोइंग फिगर एडी इज अ स्ट्रेट लाइन, देखो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, एडी इज द स्ट्रेट लाइन, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एडी, ठीक है। ये देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है बच्चों, 2 सर्कल है, दोनों का सेंटर सेम है,
हमने क्या कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया एडी, है ना, जो अंदर वाले सर्कल को बी और सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और बाहर वाले सर्कल को ए और डी पॉइंट पे। यानी कि जो अंदर वाला सर्कल है उसका कॉर्ड हो गया बीसी और बाहर वाले सर्कल का कॉर्ड हो गया एडी। ठीक है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एडी and O is the center of both the circle if OA equal to 34 सेंटीमीटर। अच्छा, जो बिगर सर्कल है उसका रेडियस दे दिया है OA इक्वल टू 34 सेंटीमीटर है और जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। OP दे दिया है भाई साहब 16 सेंटीमीटर, OP 16 सेंटीमीटर है। तो हमें AB कॉर्ड का लेंथ, सॉरी AB कॉर्ड नहीं, इस AB का वैल्यू पता करना है। तो सुनो, अगर तुम ट्रायंगल OPA से AP निकाल लो और ट्रायंगल OPB से BP निकाल लो और AP में से BP को माइनस करोगे तो AP मिल जाएगा। ये भी सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसमें भी कॉस्ट वाला थ्योरम यूज होगा कि सेंटर से आने वाला परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। सिंस इट इज गिवन दैट OP is perpendicular to AD, then this OP line will bisect both the chord AD and BC। तो अच्छा, OA दिया हुआ है, OA 34 है ना, चलो तो OA 34 दिया हुआ है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल OPA एंगल P equals to 90 डिग्री, so OA square can be written as OP square plus AP square। OA कितना है 34, तो 34 का स्क्वायर कर लेना। OP कितना है 16 का स्क्वायर कर लिया प्लस AP स्क्वायर। अब 34 का स्क्वायर कर लेना भाई रफ में, 34 मल्टीप्लाइड बाई 34, 4 4 जा 16, 13 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 8 10 6 5 1 1। so this is 1156, 16 का स्क्वायर 256 होता है, इसको इस साइड लेके आ जाओ which is equal to AP स्क्वायर। सो AP का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखो, ये माइनस करोगे तुम्हारा 900 आ गया, स्क्वायर इस साइड ट्रांसफर होकर अंडर रूट में आया, तो AP का वैल्यू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। AP का वैल्यू हो गया 30 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ AP इज 30 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं छोटे वाले सर्कल का। इन ट्रायंगल OPB एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे OB स्क्वायर विल बी इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। OB कितना है, OB 20 है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, OP 256 हो गया प्लस BP स्क्वायर। सो BP स्क्वायर विल बी इक्वल टू 400 माइनस 256 which is equal to 144। so the value of BP is 12 सेंटीमीटर, value of BP is 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है AB का लेंथ ऑफ AB। तो AB इज AP माइनस BP। AP आया है बच्चों 30, BP आया है 12, 30 में से 12 को माइनस करना, 28 सेंटीमीटर इज द 18 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ सेगमेंट AB। समझ में आ रही है बात? तो बिल्कुल अभी कुछ ज्यादा यूज ही नहीं हो रहा है, फर्स्ट या सेकंड थ्योरम यूज हो रहा है, साथ में पाइथागोरस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं। ओके, ये क्या है भाई, a chord CD of a circle whose center is O, a chord CD of a circle whose center is O is bisected at P by a diameter AB if OA equal to OB equal to 15 centimeter, OB equals to 9 centimeter, calculate the length of CD, AD and CB। ठीक है, सुनो, CD एक कॉर्ड है जिसको AB डायमीटर है, दैट इज सेंटर से पास हो रहा होगा, तो AB डायमीटर इस कॉर्ड CD को P पॉइंट पे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स बाइसेक्ट कर रहा है तो OP विल बी परपेंडिकुलर टू CD, है ना। कन्वर्स ऑफ थ्योरम का यूज हो गया क्या? ठीक है, अब हमें बहुत सारी चीजें निकालनी है, CD निकालना है, AD निकालना है, CB निकालना है। तो यहाँ पे OP का वैल्यू बच्चों दे दिया है 9 सेंटीमीटर, OA और OB रेडियाई है और उसका वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। तो अगर हम O और C को ज्वाइन करा देते हैं तो ये भी तो एक रेडियस ही हो गया, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। अब देखो ट्रायंगल OPC में ये दोनों गिवन है तो नीचे का निकल जाएगा और P मिड पॉइंट है,
तो अगर पीसी का लेंथ निकल गया और उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीडी मिल जाएगा। आया समझ में? बड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन था ये भी, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ रेडियस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट डेटा है ओ पी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है कि P is the midpoint of CD और AB लाइन सेंटर से पास कर रहा है, then we can say that OP will be perpendicular to CD. Now in triangle OPC CP square will be equal to OC square minus OP square। पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दिया, तो CP square is equal to OC कितना है भैया 15 का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो CP इज 5 में से 1 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 144। द लेंथ ऑफ CP इज 12 सेंटीमीटर। CP अगर 12 सेंटीमीटर है देन CD विल बी इक्वल टू डबल ऑफ CP, क्योंकि कॉर्ड बाइसेक्ट होता है। तो CD इज 2 टाइम्स ऑफ 12, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। हमने पहले क्वेश्चन का आंसर तो निकाल लिया, ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन डन। अब हमें AD निकालना है। अब AD निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें A और D को ज्वाइन कराना होगा। करा दिया ज्वाइन। अब देखो, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल APD के बारे में और मुझे AD निकालना है, दैट मींस हाइपोटेनियस निकालना है। अब देखो OP का वैल्यू है 15, OA का वैल्यू 15 है, OP 9 है। तो हम अगर OA और OP को ऐड कर दें तो हमें AP मिल जाएगा। AP इज 15 प्लस 9 24 सेंटीमीटर। और PD तो CP के ही इक्वल है, CP 12 है तो PD भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, ठीक है। AP कितना है 24 का स्क्वायर करने पे 576 आता है। PD है 12 तो ये 144 हो गया। तो 6 4 10 7 4 11 1 12 6 1 7 720 हो गया AD स्क्वायर वाला। तो AD का लेंथ कितना हो जाएगा अंडर रूट 720 का स्क्वायर रूट निकालना भाई। 36 2 जा 72, 36 2 जा 72 इंटू 10, 36 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 36 का हो गया 36 टू द 72, 10 द 720, तो ये हो जाएगा 6 टू द 12 रूट 5 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ योर AD। सेकेंड क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब निकालना है तुम्हें CB निकालना है। अरे बहुत इजी है। तीसरा क्वेश्चन जो CB है आप उसे होमवर्क में सॉल्व करोगे। देखो मैं हिंट दे देता हूं थोड़ा सा। CP ऑलरेडी पता है तुम्हें 12 है, ये टोटल 15 है, 15 में से 9 माइनस कर देना तो ये कितना हो जाएगा 6, ये 6 हो गया। और अब देखो बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस निकाल लोगे तुम आराम से। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं मैं। ओके चलो। ओके, chord AB and CD of a circle with center O intersect at point E. If OE bisects angle AED, prove that chord AB equal to chord CD. सुनो बच्चों, यहां पे AB और CD दो कॉर्ड है। AB और CD क्या है? दो कॉर्ड है। दोनों कॉर्ड E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। बोला है इफ OE चलो OE एक लाइन सेगमेंट है जो एंगल AED को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हें प्रूफ करना है कि कॉर्ड AB और कॉर्ड CD आपस में इक्वल है। एक बार वीडियो को पॉज करके क्या करना है, तुम खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। मैं 1 मिनट पानी पीता हूं। हाँ जी, ट्राई कर लिया? ओके, तो देखो अभी यहाँ पे दिया हुआ एंगल
ए और ओ ई डी आपस में इक्वल है। क्या गिवन है? गिवन है बच्चों एंगल ओ ई ए इज इक्वल टू एंगल ओ ई डी। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, यहां से भी सेंटर से इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। लेट दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन किया, हमने ओपी परपेंडिकुलर बनाया ऑन ए बी एंड हमने OQ परपेंडिकुलर बनाया ऑन CD। अब सुनो, सेकंड थ्योरम क्या था, फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स? नो नो नो, फोर्थ थ्योरम कि अगर दो कॉर्ड आपस में इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। इफ OP इज इक्वल टू OQ देन दिस टू कॉर्ड्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। हमें यही तो प्रूव करना है कि कॉर्ड AB और कॉर्ड CD आपस में इक्वल है। तो AB और CD को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना होगा कि इनका सेंटर से आपस में डिस्टेंस क्या है, इक्वल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैंने ए परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो बाई CP OP और OQ इक्वल हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे राइट एंगल की इक्वल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और ये कॉमन साइड है तो एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, कैसे? सुनो, इन ट्रायंगल OPE and triangle OQE, angle OPE is equal to angle OQE, each angle 90 degree. Angle OEP is equal to angle OEQ क्यों है भैया इक्वल, गिवन है क्वेश्चन में, और OE इक्वल्स टू OE इक्वल्स टू OE क्यों इक्वल है, कॉमन साइड है। ओके, तो हम कौन सा क्राइटेरिया लिख देंगे, बाई एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्रायंगल OPE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQE। दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देन बाय CP/CD वी कैन से दैट OP एंड OQ आर इक्वल। अब देखो दोनों कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कॉर्ड से वो इक्वल हो गया। अब जैसे ही इक्वल हो गया देन दिस प्रूव्स दैट कि कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD, कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD। ये दोनों कॉर्ड आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। रीजन क्या था, बिकॉज कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। डन हो गया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके डन, ये रहा भैया आपका अगला क्वेश्चन, पहले पढ़ लो इत्मीनान से। ABC बोल रहा है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अ सर्कल इज ड्रॉन विद सेंटर A। अब देखो E पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक सर्कल बना दिया हमने। ठीक है, और ये सर्कल क्या कर रहा है, AC साइड को N पॉइंट पे कट कर रहा है और AB साइड को M पॉइंट पे इसने कट किया। ठीक है, प्रूव दैट BN इक्वल टू CM। आपको प्रूफ करना है कि दिस BN साइड एंड दिस CM साइड आर इक्वल टू ईच अदर, राइट? दिस BN साइड एंड CM साइड आर इक्वल टू ईच अदर। चलो भाई इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं ना। चलो ये मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा और, दिस PM साइड एंड दिस PN साइड आर इक्वल टू ईच अदर। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। अब देखो इसमें क्या है, अब दोनों साइड को इक्वल प्रूफ करना है तो हमें कहीं ना कहीं दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कंसीडर करना होगा। अब BN इक्वल टू CM, BN के लिए आप चाहो तो ट्रायंगल BNA ले सकते हो, नहीं तो ट्रायंगल BNC। उसी तरीके से CM के लिए CMA या CMB होगा ना।
क्योंकि देखो डायरेक्टली गूगल पे सॉल्यूशन देखोगे तो पता चल जाएगा कौन सा ट्रायंगल लेना है, लेकिन हमें खुद का रिसर्च रेडी करना है ना, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें कोई तकलीफ नहीं हो। रेडीमेड सॉल्यूशन देख लिया ना अगर गूगल पे कि कौन सा ट्रायंगल लेना है, तो फिर तुम्हारा खुद का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि तुम्हें जो लग रहा है ना तुम उसको लो, अगर गलत हुआ तो फिर दूसरा ट्रायंगल ले लेना। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे रॉन्ग हो रहे हैं, है ना। तो कैसे करें भाई, चलो अगर मैं इस ट्रायंगल को ले लेता हूँ बी एन साइड में, अगर मैं बी एन सी ट्रायंगल को ले लेता हूँ, और सी एम के लिए अगर मैं सी एम डी ट्रायंगल को ले लेता हूँ, सी एम डी ट्रायंगल को ले लेता हूँ, ठीक है। दिख रहा है आपको, दो अलग अलग कलर मैंने बना दिया। तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी एम के लिए मैंने ले लिया सी एम बी, और बी एन साइड के लिए, बी एन साइड के लिए लिया मैंने ट्रायंगल बी एन सी। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा डेटा इक्वल है जिससे हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है, ठीक है। तो बी सॉरी सी एम बी का बीसी साइड और बी एन सी का भी बीसी साइड क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि सी एम डी का सी बी साइड और बी एन सी का बी सी साइड आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, राइट। नाउ सी एम बी, सी एम बी का एंगल बी 60 डिग्री का है क्योंकि इक्वोलेटरल ट्रायंगल है। अगर मैं बात करूं इस एंगल के बारे में, तो दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। और अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ये मैंने CMB के बारे में बात किया तो एंगल बी 60 डिग्री का हो गया। और अगर मैं BNC के बारे में बात करूं तो ये एंगल भी 60 डिग्री का है। चलो इसको भी लिख लेते हैं, CMB में एंगल CBM इज इक्वल टू, इसमें कौन सा एंगल है, एंगल एंगल BCN। ये दोनों इक्वल है क्योंकि यहाँ पे एच एंगल 60 डिग्री का है, एच एंगल 60 डिग्री का है। हो गया, तो हमें एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, है ना। यहाँ पे भी एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया। इसके अलावा और भी डेटा ढूंढना है। अब बी एन सी एम के इक्वल तो है नहीं, यही प्रूफ करना है। बी एन और सी एन ये भी इक्वल नहीं है, डायरेक्ट ऐसा डेटा कोई गिवन नहीं है। और कुछ बचा क्या, दिस एंगल, दिस एंगल, इसके बारे में भी कोई नॉलेज नहीं है हमें, है ना। तो हमें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा, है ना। एक और डेटा चाहिए, मुझे दिख रहा है। अब देखो अगर तुम बात करो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी साइड इज इक्वल टू ए सी साइड, एंड इसको फर्स्ट ले लो। और अगर हम सर्कल के अंदर के बारे में बात करें तो एम और एन ये दोनों रेडियाई है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा, एम इज इक्वल टू एन, इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या कीजिए, ए बी में से अगर हम एम को माइनस कर देंगे तो बी एम मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, अगर हम ऐसा करते हैं तो ए बी माइनस एम हो जाएगा, और फिर ए सी माइनस एन हो जाएगा। ए बी में से एम को माइनस कर दो, टोटल ए बी में से एम को माइनस किया तो हमें बी एम मिल गया, एंड ए सी में से एन को माइनस करोगे तो तुम्हें सी एन मिल जाएगा। इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब देखिए ट्रायंगल सी एम बी का बी एन साइड और ट्रायंगल्स बी एन सी का सी एन साइड भी आपस में इक्वल है, और ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ए साइड इसके इक्वल हो गया, ए साइड कॉमन ही है, तो दो साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल, यहाँ पे भी दो साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल, तो क्राइटेरिया कौन सा हो गया भैया, साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल सी एम बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एन सी, एंड बाई सी पी सी टी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है। तो हम बाई सी पी सी टी बोल सकते हैं कि बी एन साइड विल बी इक्वल टू सी एम साइड, सॉरी सी एम साइड विल बी इक्वल टू बी एन साइड।
और यही प्रूफ करना। ठीक है, तो देखो हमें ये पता चल चुका था कि हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, जिसमें दो डेटा तो हमें इजीली मिल गया, थर्ड डेटा हमें पता करना था। तो हम फिर इसके पास गए, दोनों साइड और दोनों रेडियस ले लिया, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों आपको, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है ना, ये आपके फाइनल्स में आ सकता है। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई डाउट न रहे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है और एक बड़े काम का है, मतलब ये आपको हायर क्लास में भी काम आ सकता है रिजल्ट। क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड। ऑलरेडी गिवन है कि ए बी और सी डी क्या है, दो इक्वल कॉर्ड है और इसका सेंटर ओ है। चलो भाई यहाँ पे सेंटर ओ ले लेते हैं। ठीक है, इफ ए बी एंड सी डी ऑन बीइंग प्रोड्यूस्ड मीट एट पॉइंट पी, ए बी को आप प्रोड्यूस कीजिए पी पॉइंट तक और सी डी को भी प्रोड्यूस कीजिए, तो दोनों पी पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि दिस पी ए इज इक्वल टू पी सी, पी ए इज इक्वल टू पी सी और पी बी इज इक्वल टू पी डी। अगर ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड है और दोनों को तुम एक्सटेंड करोगे, अगर वो किसी पॉइंट पे मिला तो वहां से ये जो टोटल लेंथ है आपस में इक्वल होगा और ये दोनों भी लेंथ पी बी और पी डी भी इक्वल होगा। ठीक है, अब चलो प्रूफ करना है। यहाँ पे एक हिंट में दिया हुआ है कि कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी आर इक्वल टू ईच अदर। क्या दिया हुआ भाई साहब, कि कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी आर इक्वल, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। जब भी मुझे दो इक्वल कॉर्ड मिलता है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। उससे मुझे क्या मिलेगा, चलो उससे मुझे ये मिलेगा कि अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल है तो ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल होंगे। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो यहाँ से ओ एन और ओ एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। चलो एक मिनट के लिए इसको भी मैं ज्वाइन करा देता हूँ। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ कर दूंगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा, तो यहाँ से पी एम और पी एन इक्वल हो जाएगा और उसमें अगर मैंने ए एम और सी एन को ऐड किया तो पी एम प्लस ए एम क्या हो जाएगा, पी ए, और पी एन प्लस सी एन क्या हो जाएगा, पी सी हो जाएगा, इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो उसके लिए हमें इन दोनों को पहले क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। उसके पहले कुछ नॉर्मल चीजें कर लेते हैं। ए बी और सी डी इक्वल है तो हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी करोगे तो ए बी का हाफ तुम्हें ए एम मिल गया और सी डी का हाफ तुम्हें सी एन भी मिल जाएगा। एंड एंड अगर ए बी का हाफ करोगे तो तुम्हें बी एम भी मिल सकता है और सी डी का हाफ करने पे डी एन भी मिल सकता है। ये कुछ डेटा को मैंने क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये आगे जाके काम में आ सकता है ना, कि ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड है, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो उसके कारण क्या हो जाएगा, उसके कारण ये हो जाएगा भैया कि ये परपेंडिकुलर क्या करता है, हमारे कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ए एम बी एम के इक्वल हो गया, सी एन डी एन के इक्वल हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात, एन सी एन के इक्वल हो गया और बी एन डी एन के भी इक्वल हो सकता है। वेरी गुड, ठीक, चलो अभी चलते हैं अपन किस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ पी एम एंड ट्रायंगल ओ पी एन के ऊपर, ओ पी एम एंड ट्रायंगल ओ पी एन। तो ट्रायंगल ओ पी एम का एंगल ओ एम पी और यहाँ का एंगल ओ एन पी दोनों इक्वल होगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री का है। समझ में आ रही बात, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ओके, बहुत बढ़िया। और कुछ मिल रहा है आपको, ठीक है, और देख लेना। अरे भाई ओ एम और ओ एन आपस में इक्वल हो जाएगा, ओ एम और ओ एन आपस में इक्वल होगा। उसके पहले मैं क्या करता हूँ, ओ पी इक्वल्स टू ओ पे लिख देता हूँ। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है और साथ में ओ एन और ओ एन तो इक्वल होगा ही बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगा, ये हो जाएगा। अब देखो राइट एंगल के इक्वल है, हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस कॉमन हो गया और ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गया। कौन सा क्राइटेरिया यूज कर दोगे, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज कर दोगे। तो बाई आर एच एस ट्रायंगल ओ पी एम विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ पी एम और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सी पी सी टी बच्चों क्या लिख दोगे तुम यहाँ पे, बाई सी पी सी टी पी एम विल बी इक्वल टू पी एम, पीएम और पीएन क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब सुनो, पीएम में क्या करता हूं मैं, एम ऐड कर देता हूं
और पीएन में मैं सीएन ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पीए और पीसी इक्वल प्रूफ करना है। पीएन में अगर मैं एएम ऐड कर दूं और पीएन में सीएन ऐड कर दूं, तो पीएन में एएम ऐड करोगे तो एपी हो जाएगा, पीएन में सीएन ऐड करोगे तो पीसी हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एलएचएस और आरएचएस में आप डिफरेंट क्वांटिटी कैसे ऐड कर सकते हो? भैया एएम और सीएन डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है। ये हमने पहले ही लिख रखा है, ये हमने पहले ही लिख रखा है। देख रहे हो एएम और सीएन इक्वल है, तो इसका रीजन भी लिख देंगे फ्रॉम वन पीएम प्लस एएम पीए हो गया, या एपी लिख दो इसे तो एपी, और पीएन और सीएन को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा सीपी। पहला पार्ट बच्चों प्रूफ हो चुका है। सिमिलरली अभी क्या करते हैं, पीएम में से बीएम को आप माइनस कर दो और सीएन में से डीएन को माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि बीएम और डीएन इक्वल है ना। तो पीएम में से बीएम को माइनस करोगे क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा और ये पीडी हो जाएगा। ये दूसरा पार्ट भी हमें मिल चुका है। एक बढ़िया सा रिजल्ट है ना, मैं बता रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड में भी काम आ सकता है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो सच दैट कि अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल है तो ये जो लेंथ बना पीए और पीसी इक्वल होता है और पीबी और पीडी भी क्या होता है, इक्वल होता है। याद रखना, ठीक है। चलो कॉपी कर लेना। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं भी बढ़िया सा क्वेश्चन है। टू इक्वल कॉर्ड ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी क्या है, दोनों इक्वल कॉर्ड है, दिख रहा है। ए बी एंड सी डी आर द टू इक्वल कॉर्ड्स of a circle with center O intersect each other at point P inside the circle. Prove that AP equal to CP. तुम्हें प्रूफ करना है कि AP और CP इक्वल होगा और DP और BP भी आपस में इक्वल होगा। लेकिन साथ में दिया हुआ ये है कि AB और CD दोनों इक्वल कॉर्ड है। क्या है, दोनों इक्वल कॉर्ड है। यहाँ पे हमें बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों इक्वल कॉर्ड है ना, तो O से CD कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और O से AB कॉर्ड पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। इसका नाम दे देते हैं M और इसका नाम दे देते हैं N। अब दोनों कॉर्ड इक्वल है भाई साहब, दोनों कॉर्ड इक्वल है तो इनका सेंटर से डिस्टेंस भी सेम होगा और हमने यहाँ से OP को ज्वाइन कर देता है, ठीक है। OP को ज्वाइन कर देता है। हमें प्रूफ करना है कि AP और CP आपस में इक्वल है, ठीक है, चलेगा। और कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ड्रॉ OM perpendicular to CD, OM perpendicular to CD and OM perpendicular to AB। ओके, समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। मुझे प्रूफ करना है कि AP और CP इक्वल है। देखो अभी मेरे पास क्या दिख रहा है, अभी मेरे पास ऐसा दिख रहा है कि मेरा कॉर्ड AB और कॉर्ड CD आपस में इक्वल, कॉर्ड AB और कॉर्ड CD इक्वल है। बहुत ध्यान से सुनना, कॉर्ड AB को मैं AP प्लस PN प्लस BN ऐसा लिख सकता हूं और कॉर्ड CD को मैं CP प्लस PM प्लस DM लिख सकता हूं। अरे तोड़ के लिख सकता हूं ना, AP प्लस PN प्लस BN, इसको CP प्लस PM प्लस DM लिख दिया। अगर कोई बता दे हमें कि PN और PN इक्वल है, PN और PN इक्वल है तो ये दोनों साइड से कैंसिल हो गया, और अगर BN और DM आपस में इक्वल होगा तो हम इसको भी कैंसिल कर देंगे और फिर हमारा AP और CP इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो अभी का टारगेट है कि हाउ टू प्रूव दैट PN इक्वल्स टू PN, है ना, इसलिए हमने O और P को ज्वाइन कर दिया और DM और DN को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। अब सुनो, कॉर्ड AB यहाँ पे दिया हुआ है कि AB और CD कॉर्ड आपस में इक्वल, ठीक है, और हमने O से OM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है CD पे और ON परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AB पे। तो अगर हम दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो AB का हाफ AN भी हो सकता है, BN भी हो सकता है, लेकिन मैं अभी के लिए BN लिख देता हूं और CD का हाफ
CD का हाफ DM और CM दोनों हो सकता है, तो CD का हाफ मैंने DM लिख दिया। मैंने CM क्यों नहीं लिखा? भैया हमें BN और DM को इक्वल प्रूफ करना, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम। देख रहे हो, BN और DM इक्वल प्रूफ हो गया, कट कर दिया मैंने। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो टेक्स्ट बुक में जाओगे ना तो ऐसे समथिंग सॉल्व करके लिखा हुआ है, तो तुम्हें लगेगा कि हम क्यों BN और DM को इक्वल प्रूफ कर रहे हैं। भाई साहब यहाँ जरूरत है कि BN और DM आपस में इक्वल होना चाहिए। नाउ अभी हमें प्रूफ करना है कि PN और PM भी इक्वल होगा, तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि ट्रायंगल OMP और ट्रायंगल ONP को हम कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूफ कर दो, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, तो बाई CP PM और PM भी इक्वल हो जाएगा। अब बताओ दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ होगा? OMP का एंगल M और यहाँ का एंगल N क्यों इक्वल है? एच एंगल 90 डिग्री, ठीक है। OP इक्वल्स टू OP है, क्यों भाई? कॉमन है। तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज करने वाला हूँ। देखो राइट एंगल के इक्वल है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस भी इक्वल हो गया, तो R मिल गया, H मिल गया, कोई अब हमें एक साइड चाहिए। तो अब देखो AB और CD दोनों कॉर्ड इक्वल है, दैट इज उनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल कॉर्ड आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि OM इज इक्वल टू ON, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स आर equidistant from the center, equidistant from the center, from the center। कौन सा क्राइटेरिया यूज कर लिया फिर हमने? अभी क्या करते हैं, इसको यहाँ ला देते, ठीक है। तो by RHS congruency criteria we can say that triangle OMP is congruent to triangle ONP. So by CPCT we can say that PM is equal to PM। तो इक्वेशन 2 नाम दे दो। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने क्या किया यहाँ पे, ऑलरेडी BN और DM को कैंसिल किया था, PN और PM को भी कैंसिल कर देंगे, एंड कुछ इस तरीके से AE और CP आपस में इक्वल प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 डन। अब हमें प्रूफ करना है कि BP और DP भी आपस में इक्वल होगा, DP और DP भी आपस में इक्वल होगा। तो अब सुनो, AP सॉरी AB इज इक्वल टू CD है, कॉर्ड्स आपस में इक्वल थे। अब मैं क्या करता हूँ, AB में से AP को माइनस कर देता हूँ और CD में से PP को माइनस कर देता हूँ, है ना। हमने इक्वल अमाउंट ही सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड से, LHS और RHS से, क्योंकि जस्ट हमने प्रूफ किया है कि AP इज इक्वल टू क्या है, CP। तो हमने AB में से AP माइनस कर दिया, CD में से CP माइनस किया, कुछ गलत नहीं किया। तो AB में से AP माइनस करोगे तुम्हें BP मिल जाएगा, CD में से CP माइनस करोगे क्या मिल जाएगा, तुम्हें DP मिल जाएगा। और कुछ इस तरीके से हमारा दोनों क्वेश्चन प्रूफ हो। आई होप आप सारे बच्चों को एक क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस पे भी स्टार मार्क दे दो, इसका भी चांस बनता है एग्जाम में आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अरे ये बढ़िया सा क्वेश्चन है। टू सर्कल्स विद सेंटर A एंड B इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। अब देखो दो सर्कल है, छोटा सा सर्कल एक बड़ा सा सर्कल, दोनों इक्वल सर्कल भी हो सकते हैं। क्या बोला है, टू सर्कल्स विद सेंटर A एंड B इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P एंड Q, प्रूव दैट सेंटर लाइन AB बाइसेक्ट्स द कॉमन कॉर्ड PQ परपेंडिकुलरली। तो भैया आप यहाँ देखिए, आपके सामने दो सर्कल है, पहला सर्कल जिसका सेंटर A है, दूसरा सर्कल जिसका सेंटर B है। दोनों सर्कल P और Q पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो PQ क्या हो गया, इनका कॉमन कॉर्ड। अब हमने क्या किया कि A और B जो सेंटर था उनको ज्वाइन करा दिया। तो ये जो सेंटर को ज्वाइन कराने वाला लाइन है वो हमारे कॉमन कॉर्ड को क्या करता है, ऑलवेज बाइसेक्ट करता है, वो भी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। ये एज ए रिजल्ट भी हमको याद करना है कि कभी भी दो सर्कल इंटरसेक्ट करें तो एक कॉमन कॉर्ड बनेगा, और सेंटर को पास होने वाला लाइन अगर तुम ज्वाइन करा दो
तो लाइन क्या करेगा, हमारे कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री पे। ये अभी प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, हमें कुछ चीजों को ज्वाइन करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो हम ना ए और पी को ज्वाइन कर देंगे, हम बी और पी को ज्वाइन कर देंगे, ए और क्यू को भी ज्वाइन कर देंगे, और बी और क्यू को भी हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। राइट, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो कॉमन कॉर्ड है वो डी पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है। दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट डीपी इज इक्वल टू डी क्यू। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, डीपी इक्वल्स टू डी क्यू। ओके, तो हमने लिख दिया ज्वाइन ज्वाइन एपी डीपी, बी और पी को ज्वाइन किया, ए क्यू एंड डी क्यू, इन सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अगर मुझे डीपी और डीक्यू को इक्वल प्रूफ करना है तो हमें ट्रायंगल एपीडी और एक्यूडी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो यहाँ पे ए इसके इक्वल है भाई साहब। ओके, ए कॉमन हो गया, इसके अलावा और कुछ दिख रहा है, नहीं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से पहले एपीबी और एक्यूबी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए क्यू सॉरी एपीबी एंड ट्रायंगल एक्यूबी, ये दोनों ट्रायंगल ले लिया। एपीबी का एपी साइड और इसका एक्यू साइड आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम सर्कल का रेडियाई, रेडियाई का स्पेलिंग यही होता है। चलो, फिर हमने बीपी इक्वल्स टू बी क्यू लिख दिया, ए बी क्यू इक्वल है बीपी इक्वल्स टू बी क्यू, क्योंकि ए भी रेडियाई है। ठीक है, और ए बी इक्वल्स टू ए बी हो गया। चलो, इस ट्रायंगल को हमने इजिली कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ना बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। बाई एस 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 ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। देन बाई सी पी सी टी वी कैन राइट दैट एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी। अच्छा, ये क्यों हमने इक्वल प्रूफ किया यहाँ पे कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा ट्रायंगल एपीडी और ट्रायंगल एक्यूडी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में। देखते चलो एक बार, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इन ट्रायंगल एपीडी इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल एक्यूडी इन ट्रायंगल एपीडी एक्यूडी, ट्रायंगल एपीडी का एपी और एक्यू आपस में इक्वल है। ठीक है, एंगल पी ए डी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए डी है। ठीक है, ए क्यू इक्वल है, रेडियाई था, ए क्यू इक्वल हो गया भाई फ्रॉम 1। ठीक है, चलो फ्रॉम 1, और कुछ है, हाँ, ए डी इक्वल्स टू ए डी है, क्योंकि ये कॉमन है। तो अभी हम कौन सा क्राइटेरिया यूज कर लेंगे भाई, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ट्रायंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू डी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बाई CPCT we can say that if these two triangles are congruent, then we can say that side DP is equal to side DQ। ठीक है, यहां से तो हमने प्रूफ कर लिया कि ये दोनों डी पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है। नाउ अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो दिस टू एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू ईच अदर, दैट इज एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल ADQ। चलो, इसका नाम हम x दे देते हैं। लेट अस से दैट दिस टू एंगल्स आर इक्वल टू x। ओके, अब देखो, अब ये है भैया PQ एक स्ट्रेट लाइन है ना, कॉर्ड है तो स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बन गए। दैट इज एंगल ADP प्लस एंगल ADQ, इन दोनों का समेशन 180 डिग्री हो जाएगा। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 180, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया। अब देखो, यहां से अगर आप इन दोनों रिजल्ट को देखते हो तो साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो कॉमन कॉर्ड PQ है वो डी पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है एंड एट 90 डिग्री। ठीक है, चलो भाई फटाफट कॉपी कर लेना।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं अभी। चलो, सेम थ्योरम पे क्वेश्चन ले लिया है कि द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज गिवन? ए बी इज द कॉमन कॉर्ड। देख रहे हो डायग्राम में, ए बी कॉमन कॉर्ड है और इसका लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। इसका लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। इफ द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल्स बी 50 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। मान लो ये जो पहला सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, इसके डायमीटर को 50 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और अगर मान लो कि मैंने ओ और ए को ज्वाइन करा दिया, मैंने ओ और ए को ज्वाइन करा दिया और यहाँ से मैंने ओ डैश ए को ज्वाइन करा दिया, तो कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि जो हमारा ओ ए साइड है वो कितना हो जाएगा, 50/2 25 सेंटीमीटर। और जो हमारा ओ डैश ए साइड है वो 34 है, तो 34/2 ये हो गया 17 सेंटीमीटर, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन दोनों सेंटर के बीच। ओके, इजी है। अब हमें पता है ये जो कॉमन कॉर्ड है वो बाइसेक्ट होता है, तो अगर ए बी 30 सेंटीमीटर है तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए डी का वैल्यू 30/2 15 सेंटीमीटर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो, और यहाँ पे 90 डिग्री भी होता है भैया। यहाँ से एक और चीज है, यहाँ से एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल ए डी ओ डैश, इन दोनों का वैल्यू 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ओ ए साइड कितना हो गया, अरे हाँ, ओ ए साइड हो गया 25। ठीक है, दिस ए डी साइड इज 15 सेंटीमीटर, दिस ए डी साइड इज 15। तो हम इजिली ओ डी निकाल लेंगे। ओ डैश ए को हमने क्या लिखा है, 17 सेंटीमीटर। तो देखो, अरे वो बड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन बन गया भाई। अगर हम ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल ए डी ओ, अगर हम ट्रायंगल ए डी ओ ले लें तो ओ डी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। तो ओ डी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 625 माइनस 225। तो ओ डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 400। तो ओ डी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से √400, दैट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ओडी मिल गया हमें। सिमिलरली अगर तुम ट्रायंगल ले लो ए डी ओ डैश, ठीक है, तो यहाँ पे ओ डैश डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्टली मैंने पाइथागोरस यूज कर दिया, 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, तो 289 माइनस 225। तो ओ डैश डी विल बी इक्वल टू, ये हो गया 64, और 64 का अंडर रूट होता है 8 सेंटीमीटर। हमें सेंटर के बीच में डिस्टेंस पूछा था, तो ओ डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सेंटर्स, और ये हो जाएगा ओ डी प्लस ओ डैश डी। तो ओ डैश इज 20 प्लस 8 इज 28 सेंटीमीटर। आया बच्चों समझ में? थ्योरम एक बार समझ में आ जाएगा तो उसका न्यूमेरिकल भी तुम इजिली कर पाओगे। खत्म कर रहा हूँ भाई क्लास जल्दी, मैं भी थक गया हूँ। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये तुम होमवर्क में करना है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में करना है। मैंने पहले ही डिसाइड कर रखा था ये तुम बच्चों को होमवर्क में दूंगा, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन कटिंग टू इक्वल सर्कल्स। बहुत ध्यान से पढ़ो, क्या दिया हुआ, स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन कटिंग टू इक्वल सर्कल्स एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ओ एंड ओ दैट। देखो, सबसे पहला चीज जो ध्यान देना है तुम्हें वो है, स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन कटिंग टू इक्वल सर्कल्स, दो इक्वल सर्कल है, एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ओ एंड ओ दैट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे यहाँ पे ये दो इक्वल सर्कल है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, दूसरे का सेंटर ओ डैश है। दोनों इक्वल सर्कल है, मतलब इनके रेडियाई आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब दोनों के सेंटर को ज्वाइन किया तो ओ ओ डैश बना। ठीक है, अब हमने एक लाइन बनाया है ना, अब स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन, एक ए डी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया सच दैट कि ए ओ ओ डैश को एम पॉइंट पे कट कर रहा है एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ ओ डैश। तो तुम्हें प्रूफ क्या करना है कि prove that the chord AB and CD which are intersected by two circles are equal। तुम्हें ये प्रूफ करना है कि ये जो AB और CD दो कॉर्ड बना है ना, ये आपस में इक्वल होगा। फिर से क्वेश्चन को समझो, दो इक्वल सर्कल थे, दोनों के सेंटर को हमने ज्वाइन कराया तो ओ डैश बना। हमने एक स्ट्रेट लाइन AD बनाया जो कि ओ डैश को M पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है, दैट इज OM इक्वल टू O डैश M। तो अब इस स्ट्रेट लाइन के कारण
इस सर्कल पे जो कॉर्ड बना है ए बी एंड सी डी, इसको इक्वल प्रूफ करना है। तो कॉर्ड को इक्वल प्रूफ करने का तरीका क्या होता है? तो भाई साहब ये प्रूफ कर दीजिए कि दिस टू कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो मुद्दा अभी ये है कि सर अगर ये दोनों कॉर्ड एक सर्कल के अंदर होता और फिर अगर हम उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल प्रूफ कर दे तो तब तो दोनों कॉर्ड इक्वल हो जाता। बट ये दोनों कॉर्ड दो अलग अलग सर्कल में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल सर्कल है। तो अगर हम इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल प्रूफ कर दे सेंटर से तो भी दोनों कॉर्ड इक्वल हो जाएगा। सेम सर्कल के अंदर, सेम सर्कल अगर मान लो एक ही सर्कल है और उसमें मैं बना के बता देता हूँ, थोड़ा सा ये समझना होगा। मान लीजिए ये सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है। अभी 1 मिनट के लिए ऐसा समझो ए बी एक कॉर्ड है और सी डी दूसरा कॉर्ड है। अगर सेंटर से डिस्टेंस इसका और सी डी का इक्वल है तो ये दोनों कॉर्ड इक्वल हो जाएगा। लेकिन लेकिन एक बात और तुम्हें जानना है कि अगर ये मान लो दोनों सर्कल आपस में इक्वल है और इसमें हमने ए बी और सी डी दो कॉर्ड बनाए, तो इक्वल सर्कल में रेडिया इक्वल होता है। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि सेंटर से इसका डिस्टेंस और सेंटर से इसका डिस्टेंस, मान लो ये ओपी और ये ओ डैश टी है, क्यू है, तो अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो भी अगर इक्वल सर्कल हुआ तो ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल हो जाएगा। लेकिन 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 अगर सर्कल इक्वल नहीं है तब उस केस में अगर ये दोनों डिस्टेंस भी इक्वल हुआ तो भी कॉर्ड इक्वल प्रूफ नहीं होगा। तो अगर दो अलग अलग सर्कल है तो उसके लिए जरूरी ये है कि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट या इक्वल होना चाहिए। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी हमारा दोनों सर्कल अलग अलग है लेकिन दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, दैट मीन्स उनके रेडियाई इक्वल होंगे और इसमें जो दो कॉर्ड है हमें उसको इक्वल प्रूफ करना है। तो हमें बस ये प्रूफ कर देना होगा कि उनका सेंटर से डिस्टेंस आपस में इक्वल है। उसके लिए हमें O से इस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा और O डैश से भी यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा। ये हमने एन पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं भाई सोल्यूशन, ड्रॉ ड्रॉ OM perpendicular to AB and O dash M perpendicular to CD, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक बार देखते हैं ट्राई करके। ट्रायंगल ओ एम, अरे रे रे, इस पॉइंट का नाम एम नहीं ले सकते, ऑलरेडी एम है, इसका नाम ना एन हो गया, पी, मैं पी ले लेता हूँ। लेट अस से दैट दिस पॉइंट इज पी, पॉइंट पी, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ डैश एम एन, ओके। अब देखो यहाँ पे एम मिड पॉइंट था, एम मिड पॉइंट था, है ना। तो क्या ओ एम और ओ डैश एम इक्वल होगा? हाँ जी बिल्कुल इक्वल होगा। ओ एम और ओ डैश एम इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। एंगल ओ पी, एंगल ओ पी एम विल बी इक्वल टू एंगल ओ डैश एम एम। क्यों इक्वल है? क्योंकि एच एंगल 90 डिग्री का है। तो राइट हाइपोटेनियस, राइट हाइपोटेनियस, और कोई डेटा इक्वल दिख रहा है? पीएम और पी नो, ये इक्वल नहीं है। हाँ, ये दोनों एंगल इक्वल है। आपको दिख रहा है कौन सा? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अरे तो काम ही इजी हो गया। एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ डैश एम एम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो कौन सा क्राइटेरिया भैया फर्स्ट पार्ट होगा? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। हम लिख सकते हैं बाई एंगल एंगल साइड triangle OMP is congruent to triangle O dash MM. Both these triangles are congruent. Then we can say that by CPCT, by CPCT, by CPCT, ये दोनों triangle congruent है, तो by CPCT we can say that OP is equal to O dash M. अब देखो chord से equidistant हो गए, this proves that chord AB is equal to chord AB is equal to chord CD। रीजन क्या है? रहने दो यार, रीजन तुम्हें पता है ना। अब मैं भी थक गया हूँ, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस सर्कल का मैंने 50% पार्ट कंप्लीट किया है।
ठीक है, डिटेल में पढ़ाया बच्चों, पूरे थ्योरम्स को अच्छे से प्रूव किया हमने और हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, तो आप सिग्नम क्लासेस को फॉलो कीजिए, साथ में एक फ्रेंड्स ऑफ आईसीएसई करके आईसीएसई के लिए सेपरेट चैनल बनाया है, उस चैनल पे भी ये वीडियो रहेगा। ठीक है, सेपरेट प्लेलिस्ट रहेगा 9th आईसीएसई मैथमेटिक्स का, है ना, तो आप चीजों को देख सकते हैं। एक और चीज है, अच्छा एक क्वेश्चन रह गया क्या, चलो इसको भी तुम होमवर्क में ले लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आपको लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, है ना, और बाकी सारा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना सिग्नम क्लासेस को, यूट्यूब पे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पे डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट भी आया तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं जितना जल्दी हो सके आपके डाउट को क्लियर कर लूंगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2, जिसमें सर्कल का जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, और ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके फाइनल 9th के एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।